ओके। हाँ, हो गया क्या? अभी नहीं नहीं, जो पेंडिंग क्या है ना, पेंडिंग को कंप्लीट करना। दो तीन बाकी है ना, कुछ बाकी 18 24 सम्स था ना टोटल। 24 20 27 20। कितने 18 तक हो गया था ना भाई? मैंने एक एक सम्स ढूंढ ढूंढ मतलब एक एक सम्स करवाया है। ठीक है, वो थोड़ा लाज रखना मेरा एग्ज़ाम में। हाँ, ठीक है। क्या था आपका? कितना नंबर? 19। देखो, 24 सम्स में हर सम्स को आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आप इतना सम्स कर चुके रहते हैं ना कि ये मालूम है ये सम्स हो जाएगा। तो आप ट्राई करो कि फ़िल्टर आउट करना। एक एक कॉपी बनाओ। रेशियो एनालिसिस में कौन कौन सा सम्स है जो आपको बाद में रिविजिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, उसका नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है। उससे क्या होगा ना कि एग्जाम के पास जैसे 24 क्वेश्चन है, आपको लिखेगा, आपने प्रैक्टिस किया इतना, मालूम चला 24 में से 10 ही क्वेश्चन है जो आपको देखना पड़ेगा। बाकी 14 क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो रिपीटेशन बेसिस पे आ रहा है। अंडरस्टूड? इससे क्या होगा ना, एग्ज़ाम के पहले जो आपको टाइम नहीं मिलता है रिवाइज करने का, वो रिवीजन करने का आप मतलब कंप्लीट रिवीजन 360 डिग्री रिवीजन हो जाएगा आपको। ठीक है। मतलब मैं अप्रोच ऐसे ही था। इतना बड़ा सिलेबस, ह्यूज सिलेबस है, एक रात पहले कैसे रिवीजन होगा? नॉट पॉसिबल। कभी नहीं पॉसिबल है रिवीजन करना। तो सर कैसे क्या अप्रोच करें? ट्राई टू फिगर आउट कहाँ कहाँ मुझे देखना है। क्योंकि देखो, जो चीज़ जो कभी पढ़ा नहीं है उसको तो पूरा देखना है। जो पढ़ रहा है रेगुलरली उसको पता है कि सर कुछ चीज़ है जो हमको वापस रिविजिट करना पड़ेगा। एक बार मैंने एक सम्स कराया था, मैंने बोला था ये क्वेश्चन बाद में फिर तुम लोग देखना, क्योंकि ये भी था ना, कौन सा चैप्टर का था वो? क्या फंड फ्लो का था, कैश फ्लो का था, एक सम्स था। ठीक है, कैश फ्लो का सम्स था। मैंने बोला था कि ये भाई मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पहले अगर नहीं देखे तो मे भी पॉसिबल बनेगा नहीं। ठीक है, तो वो उस टाइप का सम्स। कुछ कुछ सम्स में कुछ टॉपिक है, जैसे लास्ट क्लास में एक जन आप बोल रहे थे कि प्रोपाइटर फंड नहीं समझ में आ रहा था, कैसे निकाले वो, उसको सर्कल कीजिए कि भाई एग्ज़ाम के पहले हमको प्रोपाइटर फंड अगर दे रहा है ऐसे सम्स में तो कैसे निकालें। ठीक है, तो वो निकालने का ही वो तरीका, उस पर्टिकुलर सम्स में वही प्रोपाइटर फंड निकालना ही टेक्निकल पार्ट। और वर्किंग कैपिटल रेशियो दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल दिया, उससे करंट एसेट लायबिलिटी तो बहुत बार निकाल दी है। हर सम्स में देखना घुमा के एक ही चीज़ ये पूछा है। अंडरस्टूड? तो सर आपका अगर 5 नंबर का सम्स है, टोटल 7 का होता है, सोचो दूसरा सम्स, सब दूसरा सम्स दिया 2 का, वो 5 का सम्स दिया। तो हर सम्स में एक एक हर एक चीज़ डिराइव, मतलब हर एक कैलकुलेट, सन्ड्री डेटर, इन्वेंट्री, प्रोपर्टी रेशियो, ऐसे सब चीज़ करने में एक एक नंबर सब में जाएगा। तो हो सकता है कि एक एक दो सम्स आपको आ नहीं रहा है। तो वो आ नहीं रहा है ना, क्योंकि देखो 5 दिया हुआ है ना, जैसे बोला कि करंट रेशियो निकालो, वर्किंग कैपिटल निकालो, प्रोप्राइटरी फंड निकालो, डेट इक्विटी रेशियो निकालो, हर में एक एक नंबर रहेगा। तो इजी वाला तो कोई भी निकाल लेगा भाई, सब कोई निकालेगा। मतलब कि 80% जनता निकाल लेगी। फंसेगा यही दो पे। और आप भी नहीं निकाल पा रहे हो इतना पढ़ने के बाद, तो क्या मतलब है इतना टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे? अंडरस्टूड? तो सर ये सब जो चीज़ है ना, जो आपको जो लग रहा है कि सर मुझसे नहीं बनता, अगर मैं नहीं पढ़ता ये वाला टॉपिक, तो ये मुझसे नहीं बन पाता, मेरा कॉमन सेंस यहाँ अप्लाई नहीं करता, तो वो चीज़ को मार्क करके रखो। एग्ज़ाम के पहले ये देखना है पक्का। जैसे मेरा, अगर मैं जब इनकम टैक्स फाइनल में था, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कैपिटल गेन में आता था। 4 से 5 सेक्शन होता है ना, 5 हेड्स होता है ना इनकम टैक्स का: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। मुझे कैपिटल गेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था। तो मुझे पता था कि सर मुझे चारों पाँचों लेके नहीं बैठना है, मुझे बैठना है सबसे पहले, मुझे कैपिटल गेन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्रेश माइंड में वही उसी पे अटैक करूँगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता था,
स्लम सेल का ये देखना, एक सम्स रहता है कैपिटल गेन में, शायद अभी शायद नहीं होगा आप लोग का फाइनल में, स्लम सेल का एक कंपनी है, सारी एसेट्स, वो कंपनी अपना दुकान बंद कर रही है, एसेट्स लाइबिलिटी सारा बेच रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो थोड़ा ट्रिकी था, तो उस पर मैं मार्क करके रखा था कि इसको तो देखना, मतलब मैं चुन चुन के मार्क करके रखा था कि इसको देखना है, इसको देखना है, और एक कॉपी में लिख के रखा था इनकम टैक्स में ये देखना है, इनकम टैक्स क्या होता है कॉस्ट सी और मैनेजमेंट अकाउंट में ये देखना है। ठीक है, इससे क्या हो रहा था ना, मेरा इतना बड़ा सिलेबस ना छोटा हो गया था, तो मुझे पता था कि सर ये इतना बड़ा सिलेबस मैं पहले यही देखूंगा जो मैंने मार्क किया है, अब टाइम बचेगा तो रिमेनिंग देखूंगा, लेकिन ये तो पहले ही देखूंगा एग्ज़ाम के पहले कि एकदम माइंड में फ्रेश ताज़ा हो जाए। अंडरस्टूड? ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड था लेकिन चैप्टर से रिलेटेड नहीं था। क्या था क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा हूँ। डेट इक्विटी रेशियो 2:1, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, पैट 16.8%, किसका, सेल्स का। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, तो ये 16.8% सेल्स का ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या हुआ सर, मेरा गुड्स बनाने में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, और सेल्स है। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा पीसी मतलब पता है प्राइम कॉस्ट, उस पर कुछ ऐड वैड करके लास्ट में COGS आ जाता है, फिर आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ऐड प्रॉफिट, लास्ट में क्या आता है, सेल्स। तो COGS जो बोल रहा है, सॉरी क्या बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा है वो क्या है, COGS माइनस सेल्स। आ रहा समझ में? आपका जो सेल्स का फिगर है, जैसे कि आपका सोचो ये COGS आया है 170, सेलिंग एक्सपेंसेस 30, कॉस्ट ऑफ सेल्स 200, प्रॉफिट 20, सेल्स 220, आया ना? तो सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, कितना, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 220 माइनस 170, कितना 50, और नेट प्रॉफिट 220 माइनस 20, 220 माइनस 200, 20। आ रहा है समझ में, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, और उसके ऊपर में ये जितना भी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आया समझ में? इसका मतलब इंक्लूडिंग सारा 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 ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका मतलब सर ये होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट का दो भाग हो सकता है। ठीक है, दो भाग हो सकता है, एक हो जाएगा क्या नाम क्या दिया हो इसमें, एक्सपेंस रेशियो, ऐसे डालते हैं, तो ऐसे चलाना ना, गर्मी लग रही क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो
प्लस COGS। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? कंपनी का कॉस्ट है ये वाला, देखो कहाँ गया, कंपनी का कॉस्ट है ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस COGS। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले ये रेशियो समझ में आ रहा है? टोटल कॉस्ट आपका आएगा खर्चा प्लस कॉस्ट, कॉस्ट मतलब COGS प्लस उसका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब नॉर्मल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस COGS इसको टू टोटल खर्चा। आ रहा है समझ में? तो सर अगर मैं बोलूँ COGS 70 है, ये 10 है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 80 होगा। सेल्स अगर 100 है तो आपका प्रॉफिट, GP नहीं प्रॉफिट कितना होगा? 20। देख लो। हाँ बाई सेल्स, मैं रेशियो नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एज ए इक्वेशन बता रहा हूँ। किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जितना है बनाने का क्या चाहिए, उसका COGS और अदर एक्सपेंसेस जो जोड़ देते हैं उसका कॉस्ट आ जाता है, और सेल से लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ क्या दिया हुआ देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है? 30 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 70, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट ये 70 है, इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूज होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो कितना है? 10, तो COGS कितना आ गया? 60 आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अभी प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? प्रॉफिट दिया हुआ है 30, तो सेल्स कितना आ रहा होगा? 100। देख लो, आ रहा है समझ में? ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? कॉस्ट शीट देखो सर ये हाँ हेलो कॉस्ट शीट पे सर ये ध्यान दो, ऑफर। कॉस्ट शीट पे। कॉस्ट शीट में क्या है आपका? COGS आता था प्लस एक्सपेंसेस आता था, ये आपका टोटल कॉस्ट आता था, प्लस प्रॉफिट आता था, और ये सेल्स आता था। देखो इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है क्या? ये 60, ये 10, ये 70, ये 30, ये 100। आ रहा है समझ में? क्या हुआ बताइए आप सोवन, आप बोल रहे थे ना क्या? हाँ सर, मैं बोल रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिफरेंस क्या है वो मुझे समझ नहीं आ देखो ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट कॉस्ट, ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट कॉस्ट। अगर आपका बोला इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट लग रहा है, दैट मे नॉट बी योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ में आपका जो खर्चा होता है ना, इज डिस्क्रिशनली, मतलब कि इज इट कंपलसरी और नॉट कंपलसरी? रहा। Advertisement नॉट कंपल्सरी। expenses is compulsory or not compulsory to sell the product? नॉट Not नॉट compulsory. कंपल्सरी नॉट। You are doing advertisement expenses to boost your sales, nothing else.
ठीक है। लेकिन सर पैकिंग मटेरियल इज अ कॉस्ट, दैट इज मैंडेटरी फॉर द प्रोडक्ट और नॉट मैंडेटरी? मैंडेटरी। अगर पैकिंग एक्सपेंसेस नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ कम हो जाएगा। ठीक है। एक्सपेक्टेड आपका प्रोडक्ट का लाइफ है 6 महीना, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर उसका पैकिंग अच्छा नहीं रहे। ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। ऑल to sell the product you may have n number of expenses, but to make the product, to produce the product, you should have, matlab you may have certain cost, and every expenses are not cost. That's the thinner difference between expenses and cost. आप प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहे हैं कहाँ, बात करने जा रहे हैं, जा रहे हैं आप अदर स्टेट। ठीक है। जाने में आपका खर्चा है ना, खर्चा, टूर एक्सपेंसेस है, मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस है, वहाँ होटल में रहे खाना, दीज ऑल आर एक्सपेंसेस आर एट्रीब्यूटेबल टू व्हाट, कॉस्ट द प्रोडक्ट ना। दीज एक्सपेंसेस आर एट्रीब्यूटेबल टू योर कॉस्ट। आप जितना भी बेचेंगे तो क्या सोचेंगे, ये पैसा रिकवर हो जाए, है ना, खर्चा लग रहा है, ये पैसा रिकवर हो जाए, बट दीज एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड कॉस्ट ना। आप जो चीज़ बना है, आपने मार्कर बनाया है, जो आपको कॉस्ट बोलेगा तो वो तो आपका COGS ही है ना, उसके बाद का खर्चा इज नॉट अ कॉस्ट ना, उसके बाद का खर्चा इज एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड। अगर ये बेचने के लिए आप कहीं गए, उसमें जो खर्चा हुआ, गाड़ी का ट्रैवलिंग लगा, कहीं गए वहाँ स्टे किए, खाना खाएं, तो वो एक्सपेंसेस में चला जाता है, वो कॉस्ट। दीज थिंग्स आर नॉट कॉस्ट। कॉस्ट विच आर द कॉस्ट क्या होगा, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो खर्चा लग रहा है वो सारा वी वी कंसिडर्ड एट कॉस्ट। समझ में आ रहा है शोभन? हाँ सर समझ तो आएगा, सर इसका मतलब मैं सर। जो बता रहा, आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि ये वाला जो फैक्ट्री के अंदर वाला है COGS, अंडरस्टूड, ये एक्सपेंस आपका मैंने टूर वाला बताया वो एक्सपेंस है, तो ये टोटल कॉस्ट है, उसके बाद प्रॉफिट है, अंडरस्टूड, तभी तो सेल्स है। हाँ सर समझ गया। COGS और COS मतलब कि हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट COS बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ लेकिन बोला नहीं है, लेकिन ठीक है बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट जोड़ के सेल्स आ रहा है, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% है और नेट प्रॉफिट 16.8% है, दिख रहा है आपको, 16.8% है। इन दोनों के बीच में क्या खर्चा है, सारा बीच में आ गया ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 है और नेट प्रॉफिट 16 है, इसके बीच में आपका वो वाला टूर वाला खर्चा आ गया और इनकम टैक्स आ गया, वो भी डिडक्ट हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, तभी तो रिड्यूस होकर नेट प्रॉफिट 16.8 हो गया। COGS वाला प्रॉफिट कितना है, सेल्स माइनस COGS, दैट्स द ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30%, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा है, ठीक है 30%। और उसके बाद जो आपका अदर एक्सपेंसेस जो है इन रिलेशन टू सेल ऑफ द प्रोडक्ट प्लस माइनस इनकम टैक्स, उसको लेस करके कितना आ रहा है 16.8%। अभी मुझे ऐसे ही फील आ रहा है, यही है, आगे पढ़ते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ 10%, मैंने बता दिया इन्वेंट्री, उसके बाद तो सब सम्स ही दिया हुआ। हमको जो ऐसा फील हो रहा है ना, ये सम्स आपको देखना चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि इसमें रेशियोज वाला ढुका हुआ है बहुत, ठीक है। लिखिए ऑनलाइन क्लास सम्स करें, ये समझ में आया रेशियो वाला, एक इस सम्स, इस चैप्टर मतलब इस सम्स में ना रेशियो छोड़ के कुछ नहीं था, जो एक्सपेंस रेशियो ही उसको क्रैक करना था। हाँ सर ये वाला कर लेंगे तो समझ ठीक आ है, जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1,
इन्वेंट्री वेलोसिटी, इन्वेंट्री वेलोसिटी, मतलब आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अनलेस एंड अनटिल मैं बोलूँ नहीं तो अपना पेन मत चलाया करो, ठीक है। देखो आपको मिलता है, आप फोटो ले लो, इससे क्या होगा ना, ये अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ऑनलाइन क्लास को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, मैं लिख रहा हूँ, आप भी कॉपी कर रहे हैं, दैट्स नॉट मेक एनी सेंस। आपका सिर्फ हाथ चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है। एट द सेम टाइम दिमाग और हाथ चलाना मे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, मेरे से भी नहीं होगा कि मैं राइट भी कर रहा हूँ, सुन के लिख सकता हूँ, लेकिन फिर मैं सोच नहीं सकता कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या। अंडरस्टूड। तो सर आप देखो, पेन डाउन कैसे कर रहे हैं, फोटो ले जाओ, घर पे जाके कॉपी कर लो। अंडरस्टूड। सर थोड़ा मेहनत है, घर पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत है। वो उस टाइम का मेहनत, जब एग्जाम का पहले वाला जो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करवाए थे सर, उस टाइम का मेहनत से अच्छा भी ये वाला मेहनत है। उस टाइम आप रिकॉल कर लेंगे क्योंकि आपने अच्छे से सुना है मेरा, ठीक है। 1 मंथ, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका 1 मंथ वाइज है ना, तो होगा इन्वेंट्री बाय COGS इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1 मंथ, यही होगा ना। मंथ नहीं सोचो, हाँ चलो 1 मंथ ही लिख देते हैं यहाँ पे। इन्वेंट्री दिया है ना अपना, इन्वेंट्री इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल 15,000, वर्किंग प्रोग्रेस 20,000, स्पेयर्स 5,000, 15, 15, 20, 35, 40, ये लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू 1,40,000 माइनस क्या है 15,000 माइनस क्या है 25,000 माइनस क्या है 5,000, 20,000 ना, 5,000 क्या आ रहा है 1,00,000। अब किसी के दिमाग में होगा सर इसको आप माइनस क्यों कर दिए, आ रहा है क्या किसी के दिमाग में? COGS नहीं पता ना, इंटू 12 टू 1, तो COGS 12,00,000 दिख रहे हैं ना। किसी का दिमाग में आ रहा है क्या इसको आप माइनस क्यों कर दिए? हाँ भाई आ रहा है तो बोलता हूँ सर, जब भी इन्वेंट्री होता है ना रेशियो एनालिसिस में, इट द इन्वेंट्री इज पर्टेनिंग टू क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स ओनली। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि सर आपका इन्वेंट्री 1,40,000 है, लेकिन आपका 15,000 क्या था रॉ मटेरियल, 20,000 वर्क इन प्रोग्रेस, 5,000 स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और ये रिमेनिंग बैलेंस 1,00,000, ये बैलेंस ये आपका फिनिश गुड्स होगा ना। तो सर आपको यही लेना है हमेशा, अंडरस्टूड। फिनिश गुड्स सर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री कहाँ आता है, ये इन्वेंट्री आपका एसिड टेस्ट रेशियो में, अगर झूठ ये दे दिया एसिड टेस्ट रेशियो में ये सारा, तो भी आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेना है, ठीक है। यहाँ ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, इन्वेंट्री है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेना है, ठीक है। मैं एक नोट लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा कि याद रहेगा, रिटर्न हो रह जाएगा जब एग्जाम में कि हाँ इनकेस अगर ऐसे मिला के दे दिया ना तो हमको स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही निकालना है, ठीक है। ये हो गया। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ओके।
उसके बाद नंबर 2 क्या था? प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 30%. We know that operating profit is on sales which is 100%. आ रहे समझ में? आ रहे समझ में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स पे ही लगेगा ना, वो जो 100% होता है। That implies COGS is 70%. COGS नहीं, COGS 70% नहीं होगा ना। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या लिखा हुआ है इस सम्स में? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 100% implies operating cost ratio is equals to ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ इसमें? एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो प्लस COGS, दैट इम्प्लाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, नहीं ये तो दिया हुआ ना, 70 प्लस is equals to 10 plus COGS, that implies COGS is equals to 70 minus 10, 60%। आ रहा है समझ में? क्या वो नहीं आ रहा है? फिर sales is equals to COGS by 60% into 100% is equals to क्या आ रहा है? अच्छा, COGS कितना था? 12 लाख ना, 12 लाख डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 क्या आ रहा है? 20 लैक्स। बोला क्या निकालने के लिए अभी? कैलकुलेट इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें अब कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ट्रेड पेबल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये सेल्स है, अब उसमें भी बाइफरकेट करना है आपका। क्रेडिट सेल्स है 2 लाख मोर देन कैश सेल्स, ओके। ये 3 नंबर क्रेडिट सेल, सॉरी, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स। 20 लैक्स, 2 लैक्स था, क्रेडिट सेल 2 लाख ना, 2 लाख। ओ, क्रेडिट सेल इज 2 लाख, क्रेडिट सेल इज 2 लाख मोर देन कैश सेल। कैश सेल से 2 लाख ज़्यादा है, तो ये कैश सेल्स प्लस 2 लैक्स होगा, प्लस कैश सेल्स, यही होगा ना। दैट इम्प्लाइज
टू कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 18 lakhs, यही होगा ना? दैट इम्प्लाइज कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 9 lakh. That implies credit sale is equals to 20 lakhs minus 9 lakhs is equals to 11 lakhs. ये 11 ही होगा ना? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बोला है? इंटरेस्ट कवरेज से इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? डेट है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिट सेल्स आर मोर देन, अच्छा डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, तभी तो ईबीआईटी आएगा. नंबर 4 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 30% ना? 30% ऑफ 20 lakhs इक्वल टू 6 lakhs. 5 अभी क्या एक तरफ से क्या क्या निकल गया मेरा? COGS. अब हमको समझ में नहीं आ रहा क्या निकालना. आप काम में बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट्स का डिटेल दिया हुआ ना. इंटरेस्ट चाहिए होगा ना. क्वेश्चन है कि सर हमको तीन ही करना है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? डेट चाहिए. उसके लिए डेट इक्विटी निकाल से यूज़ करना पड़ेगा. इक्विटी का डिटेल नहीं दिया हुआ है, ठीक है? हाँ वही है, ठीक है. डेट का इक्विटी का डिटेल नहीं दिया हुआ है, मतलब लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं दिया, ब्लैंक करके रखा है. दिख रहा है आपको? सम्स में लाइबिलिटी साइड में ब्लैंक करके लगा. एसेट साइड तो दिया हुआ है ना, इक्विटी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो वही मैं देख रहा हूँ. ये आपका एसेट साइड में क्या होगा? टोटल एसेट्स. हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. कैपिटल आइटम जो इन प्रोग्रेस में है, बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना कंपनी का. कंपनी ब्रिज बना रही है, दैट्स द कैपिटल. अंडरस्टूड? वो एसेट्स है ऑब्वियसली. कोई अगर सोचो बिल्डिंग बना रही है कॉन्ट्रैक्ट में, तो बिल्डिंग कैपिटल है ना, फिक्स एसेट्स है ना. बट वो तो एक साल में बनेगी नहीं, 2-3 साल लगेगा. हाँ, गुड्स एंड प्रोग्रेस ऐसा ही. टोटल एसेट्स क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 6,75,000. देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख. देन इसमें क्या आएगा इन्वेंट्री में? 1 लाख के 1,40,000. 1,40,000 कॉमन सेंस है पूरा. हम इसमें बैलेंस शीट का टोटल निकालना है, ठीक है? 1,40,000 प्लस क्या है? ट्रेड कितना है? ट्रेड रिसीवेबल 2,20,000. अच्छा, उसमें पीबीडीडी भी है ना, माइनस 20,000. ठीक है, कितना आ रहा है टोटल? और कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस नहीं डाला है क्या? कहाँ पे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
ये प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ये भी डालना है ना। कितना आ रहा है? 19,15,000। ठीक है, ये क्या है? टोटल एसेट्स मीन्स टोटल लाइबिलिटी, डेट इक्विटी रेशियो इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें से करंट लाइबिलिटी निकालने का है क्या? करंट लाइबिलिटी का कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT बाई इंटरेस्ट, EBIT बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट EBI मतलब कि सर EBIT अगर रहता है उसमें से लेस सबसे पहले क्या होता है? इंटरेस्ट। ऐसे याद रखना, ठीक है? EBIT बाई इंटरेस्ट। तो मेरा EBIT तो मैंने निकाल दिया आपका 6 लाख रुपया ना। ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT, ठीक है? और इंटरेस्ट निकालना है। ओके, इंटरेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो से, अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, टर्नओवर रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल चाहिए और डेटर चाहिए। क्रेडिट सेल तो मैंने निकाल दिया है, डेटर भी दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है ना, तो ये वाला निकल जाएगा आराम से। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? ROI, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट्स है ना, यही है ना? आप बुक देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 2:1। that means debt by equity is equals to 2:1। that implies debt plus equity is equals to 3। ये चल रहा है क्या? कितना है ये आपका इंटरेस्ट? कितना आ रहा है? डेब्ट प्लस इक्विटी 3। दैट इंप्लाइज टोटल लाइबिलिटी, यहाँ टोटल एसेट्स है ना, हाँ तो मैंने जोड़ दिया ना। हाँ हाँ, 2x 1x मान लोगे तो क्या हो जाएगा? यही होगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ कर सकते हैं भाई, रेशियोज को जोड़ दे सकते हैं हम लोग। टोटल लाइबिलिटी, देयरफॉर टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू 19,15,000। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी कितना आ रहा है? 19,15,000
द 3 इज इक्वल्स टू 19,15,000, दैट पर 1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है ये डिवाइड करके, 3,38, 6,38,333 और 2 इक्विटी। बताओ, 1,76,667 ये आपका डेट। ठीक है, करंट लायबिलिटी नहीं था ना इसमें, सम्स में नहीं दिया था ना करंट लायबिलिटी, नहीं दिया ना, तो ठीक है, समझ में आया ये वाला। अब ये इसको थोड़ा लिख लीजिए। अब एक काम करते हैं सर, अब तो डेट इक्विटी रेशियो में तो देयरफॉर इंटरेस्ट आ जाएगा ना, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है, 10% ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 12,76,667 क्या आ रहा है, 1276, यही है ना, ठीक है, यही है ना, समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट आ गया और ईबीआईटी भी आ गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल जाएगा, फिर डेटा टर्नओवर रेशियो बोला है वो भी निकल जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑपरेटिंग, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना हो ना बाई टोटल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये 6-7, सेवन क्या है आपका, निकालना पड़ेगा ईबीआईटी, इसमें तो निकल ही गया है, ठीक है, तो निकल जाए। नेक्स्ट चलो, पहला क्या निकालना है, डेट नहीं, क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट, ईबीआईटी कितना निकाला था, 6 लाख रुपया ना, बाय इंटरेस्ट क्या है 1266,667, गलत है ना, नहीं गलत है, सेवन, यही है ना, क्या आ रहा है 127 है क्या, 127,667 यही है ना, क्या आ रहा है 1.69 टाइम्स। नेक्स्ट जल्दी, हाँ, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल, यही है ना, ये बताओ, क्रेडिट सेल अभी निकाले ना हम लोग, $11 लाख डिवाइडेड बाई जल्दी 2,20,000, 5, फिर नेक्स्ट 5 टाइम्स, नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी
डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यही है ना, इंटू 100। 6 लाख टोटल एसेट्स, 19,15,000 दिख रहा था ना, इंटू 100। थोड़ा टेक्निकल था, ठीक है। मैं बोला ना कुछ कुछ सम्स होता है जो एग्जाम से पहले देखना होता है, उस सम्स के कैटेगरी में ये भी था। चलो ये, चलो ये वो डाला है मैंने, अच्छा ठीक है, इसको लिख भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ओहो, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? कुछ कुछ सम्स होता है जिसका इज्जत करना पड़ता है, ठीक है, मतलब कि माइंड लगता है इसका मतलब। हो गया, ठीक है। ओह, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा नहीं हुआ? ट्वेंटी, 20 नंबर तो इजी है यार। करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, प्रोपाइटी रेशियो मतलब फिक्स एसेट्स बाई प्रोपाइटी फंड दिया है 0.75, वर्किंग कैपिटल 60,000, रिजर्व सरप्लस 40,000, बैंक ओडी 10,000। देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन और फिक्स्ड एसेट्स, सिमिलरली देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है क्या उसमें? हाँ, काट दो उसको, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। हाँ हाँ, वो मिसप्रिंट हुआ, गलत है, ठीक है। 20 नंबर सम्स में जो क्या, 20 नंबर सम्स में, 20 नंबर सम्स में लिखा है ना, नो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये वाला काट दीजिएगा, ये वाला नहीं है, मेरा टाइपिंग एरर है। सम्स हो गया, ऑनलाइन क्लास सम्स हो गया, बताइए बताइए। 20 वाला हो जाएगा सर। 20 हो गया। हो जाएगा सर। राखी, हाँ सर। मंजीता, श्वेता बताओ। ओके, सर क्वेश्चन नंबर 22 का सिर्फ 1 नंबर वाला सर नहीं हुआ है सर। 1 नंबर नहीं हुआ तो भाई बोलेगी तब तो, नहीं बोलेगी तो हम आग छोड़ के थोड़ी ना देख पाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा, सम्स इजी है। 1 नंबर में क्या है, 20 नंबर ना, 22 बोल रहे हैं क्या आप? हाँ सर, 22 का 1 सर। क्या है 22 में वहाँ पे? अच्छा 20 हो गया ना, राखी आते हैं तुम्हारे पे। 21 हो गया, 21 हुई गोल, हुई गोल, ओके, ठीक है। 22, 22 ये लास्ट है क्या? 22,
22 लास्ट है। अरे यार थोड़ा और देख लो ना। अच्छा 22 मैं करता हूँ। 23 हो गया, 23 हो गया। ऑनलाइन क्लास शोभन प्रियंका राखी 23 हो गया। 22 मैं अभी करूँगा। 23 सर 23 था वो दूसरा मॉडल से रिलेटेड सर। ओ 23 सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं करना है, छोड़ो। 24 आएगा आएगा आएगा। 24 नहीं हुआ, ठीक है। 23 करते हैं, 22 करते हैं, सॉरी। बॉक्सा लिमिटेड, बॉक्सा कंपनी ना भाई। क्या है इसमें, एक बात बताओ। हम्म, इससे इजी सम्स तो कुछ नहीं है भाई एग्जाम में। 22 से डेज सेल आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? डेटर्स वेलोसिटी पूछा है, डेटर्स वेलोसिटी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? 365 डिवाइडेड बाय, अगर डेज है तो, ठीक है, डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है। और डेटा टर्नओवर रेशियो का मतलब फॉर्मूला क्या है, उसको काट के लिखो तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर इंटू 100। नहीं नहीं, इंटू 100 नहीं होता। फिर इसको भी हम हटा दें तो इसको इंटू एवरेज डेटर, यही है ना। एवरेज डेटर क्या है? रिसीवेबल 50.48 बाय क्रेडिट सेल, टोटल सेल कितना है 1250 माइनस कैश सेल 100 इंटू 365। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? कितना डेज? हाँ अरे क्या आ रहा है आंसर? 16 पॉइंट, मतलब 16 डेज एक्चुअली। हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आता है? आ गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया। ऑनलाइन क्लास राखी समझ में आया ये वाला? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू EBIT बाई इंटरेस्ट। EBIT दिया हुआ है क्या है? 180 इंटरेस्ट 250 का 10%, 180 बाई 25, जल्दी बोलो, 7.2। डेट रेशियो, डेट का रेशियो पूछा है भाई। टोटल डेट बाय टोटल एसेट्स, टोटल डेट कितना है 250 बाय टोटल एसेट्स 1000, 25%। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS, यही है ना, बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना है 800 बाय एवरेज इन्वेंट्री 300, क्या आ रहा है 2.67। नेक्स्ट EPS, फॉर्मूला होता है पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला होता है।
ये फॉर्मूला होता है ईपीएस निकालने का, जनरल फार्मूला। लेकिन यहाँ पे आपको ये इसका इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, पैट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें आएगा, देखिए पी रेशियो है, प्राइस बाय अर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है इनटू 1 बाय प्राइस करना होगा। ओह सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं, 1 बाय अर्निंग हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, इसे लिख दिया। तो प्राइस बाय अर्निंग क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है ना, ये 18 हो जाएगा इनटू 1 बाय 72, 18 बाय 72, देयर फॉर ई पी एस इज इक्वल्स टू 72 बाय 18 इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? सर डेट रेशियो और डेट क्या इक्विटी रेशियो ये क्या अलग अलग है क्या? क्या 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 बोले? सर डेट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो अलग अलग है क्या सर? डेट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो अलग अलग है। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू टोटल लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जिसमें आता है आपका लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी नहीं होगा ये, शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये क्या है, टोटल डेट रेशियो इक्वल्स टू टोटल लॉन्ग टर्म डेट बाय टोटल एसेट्स। आया समझ में? हाँ सर। ऑनलाइन क्लास क्लियर है ये वाला सम्स? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर बस ये 23 वाला करवा दीजिए सर। 23 वाला ठीक है, वो आपका अभी तक मैंने समझाया नहीं है कॉन्सेप्ट। 24 में आते हैं, ये वाला आप लोग उतारेंगे क्या सम्स? पुट करना है, हो गया सर। ये मैंने ना फॉर्मूला ये निकालने, ये आपका एक्चुअली ईपीएस निकालने का ये फॉर्मूला है, पैड बाई। लेकिन आपका सम्स में पैड का डिटेल दिया नहीं है, ईपीएस का डिटेल नहीं दिया, तो एक तरीका दिया हुआ था कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब मैंने उल्टा लिख दिया गलती से, अर्निंग बाई प्राइस लिखना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, और इनटू प्राइस लिखना चाहिए था, ये मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया, तो फिर मैंने इसको रिवर्ट कर दिया, ठीक है। समथिंग नॉट फॉर्मूला, जस्ट एडजस्टमेंट, मतलब कि कैलकुलेशन है, ठीक है। 24 24 नंबर ईपीएस बोला है, बीवीपीएस बोला है, डिविडेंड हम पीओ। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, पैड बाई, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू पैड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बीवीपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सर बुक इस वैल्यू क्वेश्चन में तो सर प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो है, तो सब पैट से नहीं होगा वो ऑफ सर। शेयर, एक मिनट, बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग में से कितना डिविडेंड दिया,
DPS बाय EPS, हाँ, फिर P रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल्स टू प्राइस बाय अर्निंग, या फिर MPS बाय EPS है सर। सब में आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 24,46,000 लेस टैक्स 60%, कितना आ रहा है, कितना 1467, ये आ रहा है 00, फिर 9,78,400, ठीक है। तो ये आ जाएगा पैट, क्या रहा है, 9,78,400, यही था ना। होल डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, सर 30,000। यहाँ पे तो डिविडेंड भी तो है ना सर, हाँ, तो वो भी तो माइनस होगा ना सर पैट से, प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड बोला है 10%, क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड तो इक्विटी शेयर होल्डर है, लेकिन डिविडेंड कब यूज़ होगा, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या है, पैट बाई नंबर ऑफ शेयर। पैट तब निकलता है जब डिविडेंड देने से पहले, ठीक है। 3 लाख कितना, 30,000 क्या रहा है, 22 पॉइंट 32.613%, नहीं परसेंट नहीं है, पर शेयर है, ठीक है। फिर डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड इज इक्वल्स टू पैट इंटू इक्विटी डिविडेंड रेट। याद है मैं बोलता था सर ये इधर एक इधर चला जाता था, तो ये इक्विटी डिविडेंड 20% है, तो ये 80% होगा, तो ये 20% किसका था, पैट का, वही तो मैंने लिखा है, ठीक है। रेट पैट कितना है, 9,78,400 इंटू 20%, 1,95,680। यहाँ क्या पूछा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ठीक है, मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला था डिविडेंड बाय अर्निंग। तो पर शेयर भी निकाल सकते हैं हम लोग, डिवाइड 30,000 कर देंगे तो, और ये वाला यूज़ हो जाएगा, तो आंसर तो एक ही आएगा ना। डिविडेंड कितना है, 195,680, 195,680 डिवाइडेड बाय अर्निंग क्या था, 9,78,400, क्या आ रहा है 0.20, ठीक है। इसका 20% ही है एक्चुअली। डिविडेंड पे आउट रेशियो,
ये डिविडेंड पे आउट रेशियो, ओहो गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। ये डिविडेंड ये इस पे नहीं निकलता, सॉरी। क्या करूँ भाई, मैं भी सुबह 7 बजे से ही खट रहा हूँ। डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड रेट इनटू फेस वैल्यू, ये है ना, फेस वैल्यू पे निकलता है ना डिविडेंड, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकलता है। तो 20% ऑफ किसका है, 100, ये पर शेयर है, इक्वल टू 20, ठीक है। अब डीपीएस आ गया, डिविडेंड पर शेयर क्या आ रहा है 20, अर्निंग पर शेयर 32.613, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या आ रहा है 61.325%, ठीक है। देखो आपको मैं बता देता हूँ, मैं सोचा एक बार बताऊँगा आपको कि 3 तरीके का होता है, एक डिविडेंड यील्ड, एक डिविडेंड एट डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड रेट और एक डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ में आ रहा है, ये 3 तरह का होता है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड रेट और डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड, या डीपीएस लिखता हूँ, डीपीएस बाय एमपीएस, हाँ क्या, इनटू 100 ऑब्वियसली, मतलब कि सर इट अप्लाइज ऑन मार्केट प्राइस। आ रहा समझ में, किसके ऊपर अप्लाई होता है डिविडेंड, मार्केट प्राइस के ऊपर। डिविडेंड रेट मतलब डीपीएस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, मतलब इट अप्लाइज ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। एक डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीएस बाय ईपीएस, इट अप्लाइज ऑन अर्निंग पर शेयर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये 3 तरह का डिविडेंड। अभी जो दिया था ये दिया था, मैंने भूल से ये लगा दिया था, ठीक है। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि गलती कर दिया, तो मैंने घुमा दिया इसको। लिखा है ना डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कैसे नहीं सोचते, क्योंकि आपको पता है अगर पे आउट रेशियो तो बोलेगा वो डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड बोला है कि सर डिविडेंड जो दिया हुआ है डिविडेंड इक्विटी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मैं तो पे आउट सोचता नहीं, आपको पे आउट जब तक नहीं लिखा है तब तक नहीं सोचेंगे, ठीक है। डिविडेंड यील्ड जब तक नहीं, आपके मन में डिविडेंड यील्ड क्यों नहीं आया, ये आया, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि यील्ड नहीं था। वैसे पे आउट नहीं सोचना है, जब तक डिविडेंड रेट है दैट मीन्स ऑन फेस वैल्यू अप्लाई करना है। अंडरस्टूड, 3 तरह का, लेकिन तीनों कौन सा डिविडेंड है, इक्विटी डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट है पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग निकल गया, चलो प्राइस भी दिया हुआ है, कोद गोल ये रहा रुक जा भाई, अभी नहीं हुआ है। मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है, 200 डिवाइडेड बाई ईपीएस क्या है 32.613, क्या आ रहा है, $6.13 टाइम्स। फिर बीवीपीएस बुक वैल्यू, कैलकुलेशन फॉर बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू निकाल रहा हूँ। इक्विटी शेयर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इक्विटी शेयर 30 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस इसी का है ना 22 लाख, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आया इस बार, पैट माइनस, अच्छा ये एक शेयर का निकाला ना, पैट इंटू 80%, देख लो, नहीं डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आ रहा है, पैट इंटू ये मतलब कि सर 61.325, 9 लाख कितना था 78,400 इंटू नोट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 61.325%, therefore retention ratio is equals to 100% minus 61.325%, क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है, 37 8396 कितना आ गया भाई, इतना परसेंट है ना, तो परसेंट आएगा ना, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे, बताओ टोटल क्या आ रहा है, 3,78,076.20, ठीक है, टोटल बुक वैल्यू बताओ, हाँ 52 लैक्स प्लस 50, हाँ 55 लाख, 52 प्लस 3 55 लाख 78,396, ठीक है, हाँ एक मैं बता रहा therefore BVPS is equals to 55 78 396 whole divided by 30,000, क्या आ रहा है
30,000 इक्विटी शेयर 185.95। अच्छा बीवी पे से यही निकालने बोल दिया ना, कितना 1595। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये हमको बुक वैल्यू निकालने बोला है, बुक वैल्यू पर शेयर। तो मैंने देखा कि सर इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस कब का पहले का है, देखो डेट दिया हुआ है, पिछले साल का है ना, पिछले साल का है। लेकिन इस साल भी तो प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, जितना पैट था उसको डिविडेंड दे दिए हैं, तो रिमेनिंग रिटेंशन रेशियो विल बी गो टू रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं आ रहा समझ में, समझ में नहीं आ रहा है सर। 9,78,400 ये कहाँ चला गया डिविडेंड, कितना 61.325%। और ये कहाँ चला गया रिटेंशन रेशियो, कितना 38.675% चला गया ना। तो यही तो मेरा वैल्यू जाएगा ना रिजर्व एंड सरप्लस में, कितना आएगा 378,396। वही तो जाके ऐड हो गया ना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ रहा है ऑनलाइन कि नहीं आ रहा है। प्रियंका को समझ में आ रहा है, शोभन समझ में आ रहा है, विश्वजीत, राखी आपको समझ में आ रहा है। हाँ सर। ओके आपको समझ में आ रहा है ना भाई। ये तो वही बाइफर्केशन ऑफ द प्रॉफिट है ना, ये तो डिविडेंड में चला गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और ये वाला आपका मेरा प्रॉफिट में आ गया फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, फोटो लेना, फोटो ले लीजिए। इसका ये और एक है, ये भी है। अच्छा लिख दिया ना, और नहीं है, नहीं है ना, और नहीं है, हो गया खत्म। रेशियो एनालिसिस खत्म। बताओ भाई कैसे समझ में आ रहा है रेशियो एनालिसिस। होगा ना रेशियो एनालिसिस एग्जाम में, जितना कराया उतना करके तो पक्का हो जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, और आपसे नहीं हो तो किसी से नहीं होने वाला। और अंडरस्टूड। ऑनलाइन क्लास रेशियो एनालिसिस कंप्लीट है। ओके अल्टीमेट स्कोर पे आते हैं। पहले एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा और इजी चैप्टर है। ठीक है, क्या चैप्टर है, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस। सर उसमें क्या करते हैं, अगर बुक है बुक ले लो अपने पास, बुक ले रहा हूँ इंस्टीट्यूट का। ये मैंने शीट शेयर कर दिया ऑलरेडी। आपको दिख रहा है कि ये जो कॉम्परेटिव एनालिसिस है ना, 5 नंबर में पूछ सकता है, 5-6 नंबर पे। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये पूछ लिया ना तो वो आपका जैकपॉट है। कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेटर चलाना विदाउट एनी ब्रेन। ठीक है, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं आपके पास एक्सेल फाइल होता ना तो वो 2 सेकंड में बन के रेडी हो जाता, इतना इजी है। सर 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रिपेयर कॉमन साइज, प्रिपेयर कॉम्परेटिव या
ट्रेंड एनालिसिस का चांसेस कम है, लेकिन ठीक है, आपको बुक में दिया है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, मेनली कॉमन साइज या कंपैरेटिव ही पूछता है। पहला बात ये जानने से पहले ना ये बताते हैं सर कंपैरेटिव और कॉमन साइज एनालिसिस होता क्या है। सर आपने एक बिजनेस खोला है, ठीक है, आपने एक बिजनेस खोला, मैंने खोला, चलो चंगू लिमिटेड, ठीक है, चंगू लिमिटेड एकदम मस्त कंपनी है, टर्नओवर है 1000 रुपये, टर्नओवर है 1000 रुपये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टर्नओवर 1000 रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट सोचो 300 रुपया, नेट प्रॉफिट सोचो 180 रुपया, है ना, समझ में आ रहा है। और सपना लेके बैठा हूँ, सॉरी, सपना लेके बैठा हूँ कि एक दिन मोटा भाई मेरे पास आएगा, अब बोले यार बिजनेस कर ले भाई मेरे से। मोटा भाई समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन का समझ में आ रहा है ना मोटा भाई, ठीक है। सपना तो है, सपना देखने में क्या है, कुछ भी देख सकते हैं। तो अब बताओ, अब ये 1000 रुपये का चंगू लिमिटेड और आपका रिलायंस, उन दोनों को कंपेयर करना है, कैसे करेंगे, देखना पड़ेगा ना कि कौन सा कंपनी अच्छी चल रही है, ठीक है, कैसे करेंगे। उनका बैलेंस शीट आपके पास है, उसका बैलेंस शीट आपके पास है, मेरे पास जो कैलकुलेटर है ना उसमें 4 डिजिट ही आता है, चलो 5 डिजिट ही आता है। अब वो कैलकुलेटर लेके मैं बैठा हूँ, ठीक है, रिलायंस ने टर्नओवर डाला तो उसमें उसमें क्या दिखा रहा है, एरर। रिलायंस का टर्नओवर डाला तो उसमें एरर दिखा रहा है, क्या करेंगे भाई, है मेरे पास जो भाई 1000 रुपये का टर्नओवर, मेरे पास कैलकुलेटर भी छोटा ही होना चाहिए ना, जो 10-20 रुपया 30-40 रुपये में आ जाए, तो इसमें ये आएगा, ठीक है। मैं गया दूसरे के पास कि भाई थोड़ा एनालिसिस कर दे, रिलायंस का टर्नओवर लाखों मतलब करोड़ों में, मेरा टर्नओवर 1000 रुपया, कैसे कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे सर, कंपेयर एक ही चीज़ से होगा, वो है परसेंटेज से, परसेंटेज से। सर मेरा जीपी रेशियो कितना आ रहा है, 30%, एनपी रेशियो 18%, दिख रहा है आपको। रिलायंस कमा के दिखा रहा है क्या, रिलायंस का अगर मैं देखूं फाइनेंशियल्स तो उसका जीपी रेशियो आपका 17%, एनपी रेशियो 9%। इसका मतलब क्या हुआ सर, वो जितना रिलायंस सेल्स कर रहा है ना उसके सारा खर्चा हटा के मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ इन परसेंटेज टर्म, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो सर आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं, पॉसिबल कैसे, एक स्मॉल साइज कंपनी को एक बिग साइज कंपनी से कैसे कंपेयर करेंगे, आंसर इज थ्रू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, थ्रू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी का आज का टर्नओवर है 500 करोड़, नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर एक्सपेक्टेड है या फिर है चलो 700 करोड़, कंपनी ग्रोथ की है, तो ग्रोथ करने के लिए तो आपको तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, टर्नओवर, सीओजीएस, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, सारा ईच एंड एवरी आपका अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा कि पिछले साल के मुकाबले कॉस्ट
मेरा बढ़ा है कि घटा है, पिछले साल के मुकाबले मेरा सेल्स बढ़ा है कि घटा है। तो दैट comparative analysis helps to compare. कॉमन साइज, कॉमन साइज क्या है सर? कॉमन साइज भी वही है आपका, जस्ट लाइक अ मेकिंग द एनालिसिस बिफोर मेकिंग द एनालिसिस ऑफ द कंपनी, ओनली इन परसेंटेज टर्म, ओनली इन परसेंटेज टर्म। सर तो दोनों का पर्पज एक ही है, हाँ जी दोनों का पर्पज एक ही है। तो चेंज क्या है सर? सर इसमें चेंज है सिर्फ फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेटिंग में चेंजेस है, अदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकास्टेड इन बोथ एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म। सर आपका पिछला साल का टर्नओवर 250, इस साल का टर्नओवर 270। सर कितना चेंजेस हुआ है? चेंजेस कितना हुआ है? 20 इंक्रीज, और परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? 20/250 कितना? 0.08 मतलब 8%। तो सर यही करना है इसमें भी। टेकिंग 2 years साइड बाय साइड टू कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज in absolute term, calculate percentage increase and decrease, taking past year as base year, nothing else. Common size financial statement are restated in percentage term only, no absolute term is calculated, मतलब कि ये वाला फिगर नहीं आएगा। कैलकुलेट परसेंटेज एज अ कॉमन बेस ईयर 100, मतलब सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट 100। सोचो 5,000 रुपया आपका, 1,500 रुपया, 3,500 रुपया, ठीक है। तो सर परसेंटेज है कॉमन बेस, अगर इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इनकम स्टेटमेंट है, तो कॉमन बेस किसको लेना है? सेल्स को। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये 100, ये कितना परसेंट है 100 का? 1,500 डिवाइडेड बाय 5,000, 20% नहीं है, 14 कितना? 14% है, 30%, और ये 70%। इसी को स्ट्रेट करना बस। अब बताओ इससे कुछ है क्या इजी? नहीं है ना? चलो करते, एक तो हुंका ले बारा, ठीक है। पेज नंबर पेज नंबर 143 of your book, तो आप नया बुक में इलस्ट्रेशन 1 है, न्यू बुक में पेज नंबर 127 इलस्ट्रेशन 1। देखो इसमें एक चीज गंदा कर देता है, इंटरप्रेटेट करने बोलेगा। इंटरप्रेटेट बना तो लेंगे, लेकिन आपका इफेक्ट देखना पड़ेगा। सर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या रीजन है, कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, वो आप देखना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे भैया वो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। नेट सेल्स क्या बनाना है? प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्परेटिव में कॉमन साइज बनाना। नेट सेल्स 1350,
सॉरी, नेट सेल्स लेस सीओजीएस, जियो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट लेस इंटरेस्ट और पीबीटी आ गया। ठीक है, इसी का बनाना है। अगर मैं देखूं इसका तो कैसे बनेगा, यही है कॉमन साइज स्टेटमेंट। दिख रहा है आपको? आप लोग लिखना मत, हम लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेट सेल्स ये पर्टिकुलर्स 2021 और 2022। नेट सेल्स, सर नेट सेल्स को हमेशा 100 मानना है। किसमें? इनकम, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने में, और जो इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, 100 मान रहा है। कितना है? 100 100 ऑलवेज लेस क्या है? सीओजीएस। ठीक है सर, एग्जाम यहाँ पे तो आपको हर स्टेप लिख के दिया हुआ है कि सर सीओजीएस क्या है। यहाँ पे सीओजीएस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अमाउंट नहीं लिखना होगा, परसेंटेज लिखना होगा इसमें। हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कितना आ रही है? 50.3 और ये 47.8। आपको दिख रहा है ये वाला? भाई ऑनलाइन क्लास कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ टेक्निकल ऐसा कुछ है नहीं हम कि हमको समझाएं अननेसेसरी। दिख रहा है? शोभन, प्रियंका, राखी, ये हो जाएगा क्या? हाँ देखो कमेंट, अच्छा कमेंट क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको पकड़ना है नीचे से। ठीक है, कमेंट क्या करना है? कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अब उसको चेक करो, क्यों बढ़ रहा है? सेल्स की वजह से बढ़ रहा है क्या? अरे सेल्स की वजह से कैसे बढ़ सकता है, वो दोनों तो सेम ही है। कॉस्ट कम की वजह से बढ़ रहा है, दिख रहा है? कॉस्ट कम की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कॉस्ट में सीओजीएस कम हो गया। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया, देन लॉन्ग टर्म डेट घट गया। ठीक है, मतलब कि सर आपका अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सीओजीएस पे थोड़ा नहीं, सीओजीएस तो घट गया ना, सीओजीएस घट गया है। दिख रहा है आपको? सीओजीएस घट गया तभी तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो एक लिख सकते हैं सर, द राइज इन प्रॉफिट इन द ईयर 2022 is due to decrease in COGS of the company. The rise in profit PBT of the company is due to decrease in COGS of the company. COGS, ठीक है, ये एक डिक्रीज है। नेक्स्ट, however the operating expenses of the company is increased. The operating expenses of the company is increased, but the savings in COGS has good impact या फिर substantial impact to increase the profitability of the company. समझ में आ रहा है क्या है? तो ये एक नंबर पॉइंट रहेगा कम से कम। आपको देखो क्या है ना कि आपका 2 नंबर का पूछेगा, तो ज़्यादा नंबर का पूछ नहीं सकता ना आपको। आपको कमेंट पे ही मार्क्स मिलेगा, तो कम से कम 2-3 कमेंट तो आपको लिखना पड़ेगा। तो एक ही ये हो सकता है कि आप एक ही पॉइंट में सारा कमेंट लिख दो, या फिर एक हो सकता है कि सर आप पॉइंट वाइज डालो।
पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है आपको? तो सर पहला आप देंगे बिकॉज ऑफ COGS, बिकॉज ऑफ रिडक्शन of COGS, the profitability of the company is positively impacted। समझ में आ रहा है? ठीक है। The company have the company did the control on the cost related expenditure in year 2022 comparatively to year 2021। दिख रहा है आपको? मैंने COGS को पकड़ा, एक पॉइंट में 2-3 लाइन लिख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं नीचे गया, ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कमेंट देना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सेल्स फिक्स है, COGS पे कमेंट दे दिया तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, बढ़ गया है। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट लिख सकते हैं, द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी हैज राइजेस, इट मे बी ड्यू टू द कंपनी हैज टेकन एक्स्ट्रा लोन। आ रहा समझ में? हाँ। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड दैट ड्यू टू एक्स्ट्रा लोन द कंपनीज ग्रोथ the company growth is sustained and able to pay the debt on time। एक नहीं इंटरेस्ट ऑन डेट है ना, सॉरी उल्टा गलत बोल दिया मैंने। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं हो, मैं लॉन्ग टर्म डेट के लिए बोल दिया था, सॉरी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी हैज बिकम राइजेस, इट मीन्स द कंपनी हैज मेड एक्सपेंसेस to make the product, to boost the sale of the product, ऐसे लिख के 2-3 लाइन लिख सकते हैं। दूसरा इंटरेस्ट, फिर नीचे आ जाए, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बात कर दिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बोलने का जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट घट गया तो उसमें लिख सकते हैं कि सर द लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी हैज रिड्यूस्ड, इट मीन्स द कंपनी हैज paid its long-term liability and uses the cash generated from its operation, uses the cash generated from its operation for its expansion। आ रहा समझ में? ये चीज आपको सब लिखना पड़ेगा, तो 2-3 लाइन। ठीक है। क्या बोर हो गए क्या आप लोग? अरे कितने मार्क्स का आता है सर पूरा क्वेश्चन? हाँ? कितने मार्क्स का आता है पूरा क्वेश्चन ये? क्या बोले? कितने मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन सर पूरा? ये आपका देखो 5 नंबर के लिए आएगा, 5 से 3 नंबर के बीच में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। और हाँ, ये इंटरप्रिटेट करने बोलेगा तभी करना इंटरप्रिटेट, हर बार इंटरप्रेटेट नहीं करने का। कभी कभी होता है कि बोलता नहीं इंटरप्रेटेट करने के लिए। ये देखो, ये बन जाएगा। अरे भाई देखो, बुक देखो, बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? नहीं, मैंने तो अभी कॉमन साइज ही बता रहा हूँ ना। हो जाएगा ना? ये इसको आपको 100 रख लेना है, ये 100 रख लेना है, और आपको सबको परसेंटेज टर्म में लिख देना है। इजी है,
कुछ मतलब मैं बोर्ड पे करूँगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। प्रिपेयर, ऊपर ये सब कॉमन साइज क्या था, इनकम स्टेटमेंट था, ये कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसमें किसको 100 रखना है, टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी को, और बाकी रीस्टेट कर देना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। होगा ऑनलाइन क्लास, हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा सर, हो जाएगा। भाई ये भी हो जाएगा। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड कमेंट योर प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। कमेंट करना होगा, देख लो छोटा ही है तो छोटा, लेकिन थोड़ा कमेंट करने में दिमाग लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ा उस टाइम दिमाग मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए कि सर आप देखिए सबसे पहले नीचे गए, प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, नीचे से स्टार्ट किया, प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, अच्छा बढ़ा है क्या, तब रीजन देखते हैं, अच्छा घटा है क्या, तो क्या रीजन है, COGS रीजन है, एक्सपेंसेस रीजन है, आपको तो सब दे रहा है ना रीजन बोलने के लिए। बोलो COGS बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट बढ़ गया, COGS आपका बढ़ गया फिर भी प्रॉफिट, सॉरी COGS बढ़ गया फिर भी प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। वैसे आपको बोलना पड़ेगा। आपको हम अच्छा बोलने के लिए, खराब बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा बोलो कंपनी के लिए, खराब बोलो कंपनी के लिए, आप क्या रीजन है वो खाली बोल दो, ठीक है। कमेंट दे के आना भाई, छोड़ के मत आना कमेंट, नहीं तो आधा नंबर पे मार्किंग होगा, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट देख लो, ये हो जाएगा। ये बार नेक्स्ट क्लास में आप लोग करके आएंगे ना, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज खत्म के बाद फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो तो आपके बुक में पेज नंबर क्या है, इलस्ट्रेशन 4 है सर, मेरे बुक में इलस्ट्रेशन 4 है, इलस्ट्रेशन 4। दिख रहा है क्या है इसमें, ये है, और फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या फिर परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज, यही है ना। हो जाएगा ये, मतलब इसको माइनस करना है, जो आया है उसको परसेंटेज में टर्म में यहाँ लिखना है। ऑनलाइन क्लास हो जाएगा ये वाला, प्लीज जज मत करना कि सर बता नहीं रहे हैं, भगा रहे हैं, समझ में आए? प्लीज जज मत करना ऐसे। अगर किसी को है कि सर नहीं समझ करवाइए तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा फ्रूटफुल है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। ओके ये तो उसी सम्स का पार्ट है, ये तो वही है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज, वही इंक्रीज डिक्रीज, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। सर ये बनेगा ना आपसे, 22 से 23 पॉजिटिव चेंज आया है, तो 25 और 65 कितना, 90 एब्सोल्यूट निकल जाएगा। दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चेंज आया है, तो ये 4 लाख होगा तभी तो यहाँ पर आ रहा होगा। चार लाख से 6 लाख तभी तो पॉजिटिव आ रहा होगा, 2 लाख। ये 60% है, ये 100 है, ये 60% होगा, तो इसका 60% कितना होगा, ये 25,000 का 60% कितना होगा, 15,000। ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये 50,000 नहीं होगा, यहाँ पे क्या है,
ये माइनस हो जाएगा ना 10,000, ये तो पॉजिटिव में दिया हुआ है, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो होगा x माइनस 25,000 बाई 25,000 इज इक्वल्स टू 0.60, यही होगा ना, यही होगा ना। तो 25,000 का 60% कितना आ रहा है देखो, ये x माइनस 50,000 माइनस 20,000 क्या बोले, 25,000 है 50,000, अच्छा हाँ हाँ, ये 40,000 हो जाएगा, तभी तो यहाँ 15,000 होगा, सही बात है। नहीं, इसका इसका 60% कितना होगा, 15,000 ना, यही तो चेंज है ना, ये तो चेंज है ना, चेंज मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, 25,000 का 60% कितना होगा, 15,000, और इसको जोड़ के लिख दिया यहाँ पे 40,000, इसको करने से भी वही निकलेगा, ठीक है, हो जाएगा ना। ट्रेंड एनालिसिस देखो कैसे बना है आपके बुक में, ट्रेंड एनालिसिस इलस्ट्रेशन 6 देखिए, इसको बेस ईयर मान लिया है, और फिर ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, और सबको परसेंटेज में डाल दिया, क्योंकि एक ट्रेंड एनालिसिस क्या है सर, आपका ट्रेंड कैसे चल रहा है, तो एक तो बेस होना पड़ेगा ना, तो बेस आपका सबसे पहले वाले जो होते हैं, इन फर्स्ट ईयर इज बेस ईयर। आप इसको जल्दी कैसे करेंगे, सुनो, जल्दी कैसे करेंगे, आप कैसे कर रहे हैं, 2,50,000 माइनस 2 लाख, यही कर रहे हैं ना, बाय 2 लाख इंटू 100, ऐसे कर रहे हैं ना, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये, हाँ 25%, ये 25% आ रहा है ना, हाँ, तो ये था, इसके ऊपर कितना है 125 है कि नहीं, लेकिन सर बेटर है, नहीं नहीं, ये वाला आपका ये अगर 100 है तो मानना पड़ेगा ये क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, कितना आ रहा है, 125, ठीक है, 2 लाख बाई 2 लाख, यहाँ तो 100 हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना आ रहा है, 180 डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना आ रहा है, 90, अंडरस्टूड, ऐसे करके भर देंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो सर मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि रेशियो एनालिसिस ख़त्म हो गया, तो सर ये हो गया, 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 ठीक है, हुआ या अच्छे से हुआ, क्या अच्छे से ठीक है, ये बचा हुआ अल्टमन स्कोर वाला,
नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूँगा, या फिर कभी ऐसा होगा ना कि जो क्लास ख़त्म होने का आधी घंटा बचा हुआ है कभी, तो उसमें मैं कर दूँगा, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका कैप बच या फिर इसमें से कोई चेक करो। हाँ, कैपिटल बस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कैप बच जाएगा। थैंक यू।